हेलो दोस्तों, विजन आर एस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, अपन ने पिछले वीडियो में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात की थी, तो आज अपन उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो पिछले वीडियो में अपन ने एक सभ्यता की बात की थी और वो थी कालीबंगा की सभ्यता। अब बात करते हैं अपन बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता की बात करें तो कहां पर है? जयपुर में। यदि इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा, क्योंकि कैप्टन बर्ट ने अशोक का एक अभिलेख खोजा था यहां से, और वह अभिलेख कौन सा था? भाब्रू का अभिलेख। तो याद रखना कि सभ्यता का पहली खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने ही कर ली थी। फिर खुदाई 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। विस्तृत खुदाई 1961 से 71 ईस्वी के मध्य कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी। यदि बात करें स्थल की कि यह स्थल कहां है? जयपुर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे, जिसको आप अर्जुन की गंगा भी कहते हो। तो ये तो हो गया इस सभ्यता का जनरल इंट्रोडक्शन कि खोज हुई 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा, खुदाई 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। विस्तृत खुदाई की बात करें तो 1961 से 71 ईस्वी के मध्य कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा। यह स्थल है वो जयपुर जिले में बाणगंगा नदी, जिसको आप अर्जुन की गंगा कहते हो, नदी के किनारे स्थित है। यदि सभ्यता की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस सभ्यता का समय 600 ईसा पूर्व माना गया है। क्या माना गया है? 600 ईसा पूर्व माना गया है। अब 600 ईसा पूर्व में से कहते हैं कि लोहे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ था, तो यह सभ्यता कैसी हो गई? लोहे युगीन सभ्यता हो गई। कैसी सभ्यता हो गई? लोहे युगीन सभ्यता हो गई। तो याद रखना, बैराट की सभ्यता का समय था 600 ईसा पूर्व। और यदि सभ्यता की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि यह सभ्यता कैसी है? लोहे युगीन सभ्यता। जैसे मैंने आपको बताया था कालीबंगा की सभ्यता कांस्य युगीन थी, उसी प्रकार बैराट की सभ्यता कैसी है? लोहे युगीन है। आगे की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस सभ्यता का संबंध कई काल से है। जैसे मौर्य काल से भी इसका संबंध माना गया है। महाजनपद काल, महाभारत काल, हर्ष काल। इस सभ्यता का संबंध इनसे बताया है इतिहासकारों ने। किस प्रकार से बताया? जैसे पहला टॉपिक ले मौर्य काल, कि मौर्य काल से सभ्यता का क्या संबंध था। तो ऐसे कहते हैं कि जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, उस समय मौर्य वंश की जो सीमा साम्राज्य था वो बैराट तक फैला हुआ था, और बैराट तक फैला होने के कारण इसका संबंध कहां से हो गया? मौर्य काल से हो गया। महाजनपद काल, देखो भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के बाद में क्या हुआ कि महाजनपद काल आया, और एक ग्रंथ था अंगुत्र निकाय। कौन सा ग्रंथ था? अंगुत्र निकाय। इस अंगुत्र निकाय नामक ग्रंथ में भारत में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। कितने महाजनपदों का? 16। और इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था मत्स्य, और इस मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट या बैराट थी। एडवेस इसका संबंध किससे माना गया है? महाजनपद काल से भी माना गया है। महाभारत काल, देखो महाभारत काल की बात करें तो यदि इसकी कथा आपने सुनी है तो ऐसे कहा जाता है कि पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास मिलता है तो उनका 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष होता है।
कि वनवास के बाद में उनको अज्ञातवास बिताना होता है, जहां पर उनको अपनी पहचान छुपानी होती है। तो ऐसे कहते हैं कि यहां पर बैराट के राजा के पास इन्होंने अपना 13वां अज्ञातवास या 13वां वर्ष बिताया था, इसलिए इसका संबंध किस काल से हो गया? महाभारत काल से हो गया। हर्षकाल, हर्षकाल की बात करें तो ऐसे कहते हैं सम्राट हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, और चीनी यात्री हेनसांग का कार्य था बौद्ध स्थलों की यात्रा करना। यह बौद्ध स्थलों की यात्रा करता हुआ जब सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया तो उसके बाद ये राजस्थान आया, और राजस्थान की 2 स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया, एक तो जालोर के भीनमाल शहर में और एक ऐसे कहते हैं जयपुर के बैराट में। यानी यह यहां पर बैराट में भी बौद्ध स्थलों की खोज करता हुआ आया था, इसलिए इसका संबंध किससे माना जाता है? हर्षकाल से भी माना जाता है। इट मींस इस सभ्यता का संबंध इन 4 कालों से मानते हैं। फिर बात करते हैं कि बैराट की जब खुदाई की गई तो यहां से पुरातात्विक महत्व की पहाड़ियां मिली। उसमें बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और कई जगह इसका नाम महादेव डूंगरी भी आता। तो अपन बात करेंगे कि यहां से खुदाई में जो पहाड़ियां मिली वहां से कौन कौन से अवशेष मिले। देखो, पुरातात्विक महत्व की 3 पहाड़ियां मिली यहां से, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, और एक नाम और मिलता है जिसको हम महादेव डूंगरी कहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे बैराट की सभ्यता खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, कई जगह आपको खोज 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी बता रखा है, तो इसमें भी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये इस समय भाब्रू का अभिलेख खोजा गया था और इसके बाद में इसकी क्या की गई थी? वास्तविक रूप से खोज की गई थी। विस्तृत खुदाई 1961 से 71 ईस्वी, कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी, जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे। फिर ये हो गया इन कालों से इस सभ्यता का संबंध, और यहाँ से ये पहाड़ियों की खुदाई की गई। अब बात करते हैं कि जब यहाँ से इन पहाड़ियों की खुदाई की गई तो कौन कौन सी चीजें मिली। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीजक डूंगरी की। बीजक डूंगरी की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि जब बीजक डूंगरी की खुदाई की गई 1837 ईस्वी में, किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा। तो कैप्टन बर्ट का एक ही लक्ष्य था, अशोक के अभिलेखों की खोज करना। यहां से जब इस डूंगरी की खुदाई की गई तो अशोक का एक अभिलेख मिला, और वह लघु अभिलेख था, भाब्रू का अभिलेख। ऐसे कहते हैं कि भाब्रू का अभिलेख मिला तो इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी का मतलब बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती थी। यह अशोक का एकमात्र अभिलेख था जिसको त्रिरत्न अभिलेख माना गया। कौन सा अभिलेख माना गया? त्रिरत्न अभिलेख। यानी इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख मिला है। यह एक ही मात्र ऐसा अभिलेख था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, और यह भाब्रू के अभिलेख में लिखे हुए थे। कालांतर में ऐसे कहते हैं कि इसको कलकत्ता भेज दिया गया और वर्तमान में यह कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। नेक्स्ट, कालांतर में 1871 ईस्वी में एक विद्वान था कालायल, इसने भीम डूंगरी की खुदाई की। जब इसने भीम डूंगरी की खुदाई की तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ की खुदाई से अशोक का एक अर्ध अभिलेख मिला। क्या मिला? एक अर्ध अभिलेख मिला। इनमें से बैराट से अशोक के कुल कितने अभिलेख मिले? 2 अभिलेख मिले। यहां से भीम डूंगरी की खुदाई से किच्चक नामक राक्षस का वध करने के अवशेष भी मिले। ऐसे कहते हैं कि भीम ने किच्चक नामक राक्षस का वध किया था। इनमें से भीम के अवशेष मिलने से इसका संबंध कहां से माना जाता है? पांडवों से, और पांडवों से इसका मतलब इसका संबंध महाभारत से भी माना जाता है। बैराट की खुदाई में से कहते हैं कि गुप्त लिपि के अवशेष मिले, और गुप्त लिपि को आप शंख लिपि कह सकते हो।
क्या कह सकते हो, संकलिपि, कि यहां से खुदाई में संकलिपि के उल्लेख या अवशेष मिले थे, जिसको आप गुप्त लिपि भी कह सकते हो। इस प्रकार से ये दूसरी पहाड़ी थी जिसका नाम था भीम डूंगरी, उसकी खुदाई 1871 ईस्वी में एक विद्वान कालायल ने की। यदि प्राचीन राजस्थान की बात करें, जिसको आप कह सकते हो, वहां पर बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र देखें तो वो बैराट ही माना जाता है। तो याद रखना, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, विराटनगर या बैराट को मानते। ये राजस्थान की अपनी दूसरी सभ्यता थी, जिसको आप बैराट की सभ्यता कह सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, उदयपुर। देखो, बात करें आहड़ की सभ्यता तो खोज 1953 ईस्वी में किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति वास्क के द्वारा। फिर बात करते हैं खुदाई 1961 से 71 ईस्वी के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, हसमुखलाल धीरज सांकलिया, डेक्कन कॉलेज पुणे, और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 4 टाइम में इसकी खुदाई हुई। एक बार रतन चंद्र अग्रवाल ने, एच.डी. सांकलिया जिसका पूरा नाम है हसमुखलाल धीरज सांकलिया, डेक्कन कॉलेज पुणे और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इसकी विस्तृत खुदाई की थी 1961 से 71 ईस्वी के मध्य। यदि बात करें इस स्थल की, ऐसे कहते हैं कि यह स्थल उदयपुर जिले में है और बनास की एक सहायक नदी है, जिसको आप आयड़ या बेडच नदी कह सकते हो। तो याद रखना कि यह स्थल उदयपुर जिले में बनास नदी की सहायक नदी आयड़ या बेडच नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गई स्थल की लोकेशन। बात करते हैं समय। देखो, सभी सभ्यताओं का समय C14 पद्धति के आधार पर ज्ञात किया गया। C14 यानी कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, और इस सभ्यता का समय 2000 से 1200 ईसा पूर्व बताया गया। तो याद रखना कि इस सभ्यता का समय 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व इस सभ्यता का समय था। फिर यह सभ्यता ताम्रयुगीन थी। तो याद रखना कि आहड़ की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। तो ये तो हो गई इसकी प्रारंभिक जानकारी। जैसे खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, खुदाई 1961 से 71 ईस्वी के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। स्थल है उदयपुर जिले में बनास की सहायक नदी आयड़ या बेडच नदी के किनारे। समय आ गया 2000 से 1200 ईसा पूर्व, और यह सभ्यता कैसी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब यह सभ्यता अपने उपनामों से जानी जाती है। उपनाम, किस सभ्यता के कौन कौन से उपनाम है देखना। 1 नंबर बनास की सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, आगटपुर की सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता, कोटहेम गोरे की सभ्यता, और बड़े मर्द भांडों की सभ्यता। तो इस प्रकार से सभ्यता के कितने उपनाम हो गए, 6 उपनाम हो गए। प्रत्येक नाम के साथ साथ इनकी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। पहला आ गया बनास की सभ्यता। मैंने यहां पर बताया था कि यह सभ्यता बनास की सहायक नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम पड़ गया बनास की सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता, मैंने कहा था कि यहां पर तांबे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया, इसलिए इसको दूसरा नाम पड़ गया ताम्रयुगीन सभ्यता।
आघटपुर की सभ्यता, यानी आहड़ की सभ्यता उदयपुर के जिस कस्बे में हमें मिली है उस कस्बे का नाम आघटपुर था, और उस कस्बे के नाम पर इसका दूसरा नाम हो गया आघटपुर की सभ्यता। इस आघटपुर कस्बे में जिस टीले का या जिस टीले की खुदाई करके सभ्यता का ज्ञान किया गया या पता लगाया गया वह टीला धूलकोट का टीला था, और उसी टीले की खुदाई के कारण इसको क्या कहा गया, धूलकोट की सभ्यता भी कहा गया। यहां से खुदाई में बड़े बड़े अनाज के बर्तन मिले और उन अनाज के बर्तनों को कोठेम गोरे कहा गया, और उसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम हो गया कोठेम गोरे की सभ्यता। यहां से बड़े बड़े मर्द भांड मिले, यानी अन्य सभ्यताओं की तुलना में इनका आकार क्या था, बड़ा था, इसलिए इसको क्या कहा गया, बड़े मर्द भांडों की सभ्यता भी कहा गया। इनमें से ये इस सभ्यता के 6 उपनाम थे, और प्रत्येक नाम के साथ इनकी कोई ना कोई विशेषता है, उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। अब बात करते हैं अपन कि यहां से खुदाई में क्या क्या मिला, कि आहड़ की जब खुदाई की गई तो कौन कौन से अवशेष मिले। तो बात करें अपन खुदाई से प्राप्त साक्ष्य। खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो पहला यहां 40 तांबे की खान मिली। ऐसे कहते हैं कि प्राचीन काल में राजस्थान में तांबा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र से निकाला जाता था, और जहां से निकाला जाता था तो वहां पर उनकी खदानें खोदी गई, और यही कारण है कि अवशेष के रूप में यहां से 40 तांबे की खान निकली जहां से तांबा निकाला जाता था। नेक्स्ट, तांबा गलाने की भट्टियां। क्योंकि तांबा था वो एस के रूप में निकलता है और शुद्ध करके उसको उपयोग के योग्य बनाया जाता है, इसलिए ऐसी भट्टियां मिली जहां पर तांबे को गलाकर क्या किया जाता था, शुद्ध किया जाता था। एक मकान से 6 चूल्हे मिले, यानी यहां से खुदाई में देखा कि एक ही मकान से 6 चूल्हे मिले, जिससे इस बात का पता लगाया जाता है कि यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि एक ही मकान में बहुत संख्या में लोग रहते थे और उनका खाना या अन्य कार्य के लिए एक से अधिक चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। इनमें से आहड़ की सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। पूजा की थाली एवं दीपक, यानी यहां से खुदाई में पूजा की थाली मिली और दीपक, यानी आहड़वासी किसी न किसी चीज की पूजा करते थे जिसके लिए जो उपयोग में ली जाती थी वो थाली और दीपक का यहां अवशेष मिला। नेक्स्ट, बिना हत्थे के जलपात्र। देखो, बिना हत्थे के जलपात्र मिले। इनमें क्या था कि यह जलपात्र केवल ईरान की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अब जो जलपात्र ईरान की सभ्यता में उपयोग में लिए गए वैसे ही जलपात्र यहां से मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि आहड़ सभ्यता का संबंध कहां से माना गया है, ईरान से माना गया है, क्योंकि ईरान की सभ्यता के जलपात्रों का प्रयोग यहां पर भी किया गया था। तो याद रखना, इस सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है। नेक्स्ट, 6 नंबर की बात करें तो यह सभ्यता ग्रामीण थी। ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि इस सभ्यता का इतना विकास नहीं हो सका जिससे कि इसको नगरीय सभ्यता कहा जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश मकान थे वो कच्ची ईंटों के और घास फूस के बने हुए थे, जिनकी नींव में पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और यही कारण था कि इसको क्या कहा गया, ग्रामीण सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट, यूनानी मोहर मिली। आहड़ की खुदाई में एक ऐसी मोहर मिली जिसमें यूनानी देवता अपोलो का चित्र है और उसके पास में यूनानी भाषा में कुछ शब्द या अक्षर लिखे हुए हैं। इनमें से जो मोहर यूनान के लोग प्रयोग में लेते थे वैसी ही मोहर आहड़ से मिली, इसलिए इस सभ्यता का संबंध कहां से माना गया, यूनान से माना गया। बड़े जलपात्र मिले जिसको आप कह सकते हो मर्द भांड। ऐसे कहते हैं कि यहां से मर्द भांड मिले और मर्द भांड अन्य सभ्यताओं की तुलना में इनका आकार क्या था, बड़ा था। बैल की मृण मूर्ति मिली। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, जिसको नाम दिया गया बनासियन बुल।
क्या नाम दिया गया? बनासियन बुल। नेक्स्ट, टेरिकोटा के अवशेष मिले। टेरिकोटा का मतलब यहां के लोग मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाते थे, जिसको टेरिकोटा कहा गया। और इसके अवशेष कहां से मिले? आहड़ से मिले। यहां के लोग खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक रूप से किसका प्रयोग करते थे? चावल का प्रयोग करते थे। तो याद रखना, आहड़वासी सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे? चावल का प्रयोग करते थे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अपनी ये तीसरी सभ्यता थी जहां की खुदाई से ये अवशेष मिले थे। जैसे 40 तांबे की खान, तांबा गलाने की भट्ठिया, एक मकान से 6 चूल्हे, यानी संयुक्त परिवार प्रथा, पूजा की थाली एवं दीपक, यानी ये पूजा में विश्वास करते थे। बिना हत्थे के जलपात्र, यानी इस सभ्यता का संबंध कहां से? ईरान से। यह सभ्यता ग्रामीण थी क्योंकि ये इस सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था। यूनानी मोहर मिली, इसका मतलब इस सभ्यता का संबंध यूनान से था। बड़े मर्दभांड मिले, बैल की मरण मूर्ति जिसको बनासियन बुल कहा गया। टेरिकोटा यानी मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाए जाते थे। और ये लोग सर्वाधिक रूप से कौन सा खाद्यान्न प्रयोग में लेते थे? चावल का उपयोग करते थे। तो ये थी अपनी तीसरी सभ्यता। देखो अपन अब बात करते हैं 4 नंबर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता। कहाँ? नीम का थाना, सीकर जिला। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो खोज, अभी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई जगह आपको खोज और खुदाई 1977 ईस्वी में एक ही बता रखा है, कई जगह आपको 2 डेट मिलती है, 1972 ईस्वी भी मिलती है और 1977 ईस्वी भी मिलती है। यदि खोज एवं खुदाई की एक डेट देखते हो तो 1977 नहीं, खोज 1972 में, खुदाई 1977 में। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। तो याद रखना, गणेश्वर सभ्यता की खोज एवं खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। स्थल की बात करें तो सीकर जिले में है। तहसील का नाम नीम का थाना। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ऐसे कहते हैं कि अंतःप्रवाही नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांतली नदी, उसी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। अब बात करते हैं कि ये सभ्यता कैसी है। तो याद रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यदि समय की बात करें तो 3000 से 2800 ईसा पूर्व इस सभ्यता का समय बताया रखा। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि ये सभ्यता सीकर जिले में है, खोज व खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल ने की। फिर बात करें कि सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे विकसित है, ताम्रयुगीन सभ्यता है और समय है 3000 से 2800 ईसा पूर्व। यदि खुदाई से प्राप्त साक्ष्य देखें तो कौन कौन से मिले? याद रखना, यहां से तांबे की सामग्री मिली, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया। मछली पकड़ने के कांटे, यह लोग मांसाहारी थे। नेक्स्ट, यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। पत्थर के बांध मिले और यह लोग खाद्य संग्रह अवस्था में थे, यानी इसका ज्यादा यहां से खुदाई में कोई एविडेंस नहीं मिले, लेकिन जो मिले वो इंपॉर्टेंट है। जैसे तांबे की सामग्री मिली, मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। यह लोग मांसाहारी थे, क्योंकि मछली पकड़ते थे, इसका मतलब मछली खाने के लिए पकड़ते थे। तो ये लोग कैसे हो गए? मांसाहारी हो गए। यहां से यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में किस सभ्यता से प्रारंभ माना जाता है? गणेश्वर की सभ्यता से, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा गया? जननी। यहां पर पत्थर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए यहां से पत्थर के बांधों के अवशेष मिले। तो याद रखना, पत्थर के बांध कहां से मिले? गणेश्वर की सभ्यता से।
यह लोग खाद्य संग्रह अवस्था में थे, यानी इस सभ्यता में लोगों का इतना ही डेवलपमेंट विकास हुआ था कि ये खाने पीने की चीजों का संग्रह करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यदि आगे की बात करें तो तांबे के बाणागर, बाणागर का अर्थ होता है बाण का आगे का भाग। ये तांबे का बाणागर कहां से मिला? गणेश्वर की सभ्यता से। तो इस प्रकार से गणेश्वर सभ्यता की खुदाई में ये प्रमाण मिले थे। इसी प्रकार अपनी जो मुख्य रूप से राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें 4 मुख्य सभ्यता थी। पहली बात की अपने कालीबंगा की सभ्यता, दूसरी बात की बैराट की सभ्यता, तीसरी आहड़ की सभ्यता और 4 नंबर की है गणेश्वर की सभ्यता। इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।